हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर द ओल्ड सीपीयूज विच यू यूज्ड टू गेट अर्लियर। अभी भी क्या वो प्राइस टू परफॉर्मेंस वर्थ करते हैं? शुड यू बाय देम और जस्ट लीव इट? सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सो पहले जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करूँगा कि आपका एफिशिएंसी कैसा मैटर करता है कि आपके सीपीयू को परचेज करने में। एफिशिएंसी से मेरा मतलब ये था कि आपका सीपीयू पहले का जो था और आज के जो सीपीयूज आपको मिलते हैं, आपको क्या परफॉर्मेंस मिलती है और क्या वो एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन जो कैरी कर रहा है या जो पावर कंजम्पशन कम हो रहा है, क्या वो वर्थ है? पहले जो आपका एफिशिएंसी मैटर होता है वो मैटर होता है आपका नोड से मेरा मतलब आपने आजकल सुना होगा 7 नैनोमीटर पे फैब्रिकेट हुआ है, 16 नैनोमीटर पे फैब्रिकेट हुआ है, 14 नैनोमीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो नोड है ये हर जनरेशन टू जनरेशन श्रिंक होता रहता है एंड इस नोड को श्रिंक करने से आपकी पावर कंजम्पशन कम होती जाती है। अब पावर कंजम्पशन कम होने से मतलब कि आपका पहली बात तो आपका बूस्ट क्लॉक बढ़ेगा, सेकेंडली आपका आईपीसी गेन होएगा। आईपीसी के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। फिर आपका बूस्ट क्लॉक तो होएगा ही, बढ़ेगा, साथ में आपका टेम्परेचर्स भी कंट्रोल में रहेंगे। जो आपका पहले Ryzen 7 1700X था वो आपको आजकल कोई नहीं रिकमेंड करता। ऐसा क्यों? मैं बताऊँ आजकल ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि पहले सेकेंड जनरेशन तक तो सब लोग 1700X मिलते एक्सेप्ट कर लेते थे, 8 कोर 16 थ्रेड मिल जाता था। बट जब से Ryzen की थर्ड जनरेशन आई है तब से आपका जो 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है वो आपके 8 कोर 16 थ्रेड के प्रोसेसर तक को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसमें आपका नोड श्रिंक हुआ है। नोड श्रिंक होने से मतलब आपका जो भी मैं आपको बता चुका हूँ नोड श्रिंक से आपके क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। बट एक फ़ायदा जो इसका ये हो सकता है कि आपको सिमिलर सेंटीमेंट स्कोर, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल सकती है। एट द सेम टाइम आपको रेंडरिंग परफॉर्मेंस भी सिमिलर मिल सकती है, सिमिलर। तो अभी Ryzen की फोर्थ जनरेशन भी आने वाली है, अक्टूबर या सितंबर में तक तो आ ही जाएगी Ryzen की फोर्थ जनरेशन। तो सेम सिनेरियो आप समझ सकते हो कि वो Ryzen 7 2700 से अच्छा तो इसके लिए बोल सकते हो क्योंकि आज के जैसा आपने नोटिस किया होगा XT CPUs में वो एट पार आ चुका था। Ryzen 7 2700 के एट पार आ चुका था, मतलब सिमिलर 19-20 का फर्क था। तो वो इजीली अब 2700X या 2700 को भी डिफीट कर सकता है, जबकि वो एक 12 नैनोमीटर का CPU है। तो आपके जो आपका नोड श्रिंक है वो एक बहुत बड़ा मैटर बन सकता है। आजकल मैंने अपने सिनेबेस कोड देखा था तो इंटेल का Xeon जो था E5 2697 CPU जो कि एक 12 कोर 24 थ्रेड का CPU है, Ryzen 5 3600 एंड 1700X उसको आराम से डिफीट कर देते हैं। आराम से क्यों? क्योंकि आपका वो जो था वो एक तो पहली बात तो वो 10 साल पुराना CPU था, वो एक सर्वर ग्रेड प्लेटफॉर्म था। ये एक आपका मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म CPU है। तो आपका जो सर्वर ग्रेड और मेन स्ट्रीम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इन प्राइस में भी। तो वो 32 नैनोमीटर पे फैब्रिकेट होता था, तो आपको नहीं वो सिमिलर परफॉर्मेंस मिल रहा था। यहाँ तक कि 7700K जो कि इंटेल की तरफ से हमको मिलता था 4 कोर 8 थ्रेड का, वो तक उसके जैसा परफॉर्म कर सकता था। और एक और जो CPU है X5650 जो कि Q3 2013 में रिलीज हुआ था, वो भी 1700 तक की परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, उल्टा उससे कम ही हो पाता है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि नोड श्रिंक से अगर परफॉर्मेंस बढ़ सकती है तो यस, आप बिल्कुल सही हो। अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि आपका होता है आर्किटेक्चर चेंज। आर्किटेक्चर चेंज से मेरा मतलब होता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि
आपका जो पहले के सीपीयूज आते थे राइजन के जेन आर्किटेक्चर पे आते थे, जेन और फिर जेन प्लस, यहाँ पे आपका नोड भी आता है काम, क्योंकि जितने आपका नोड श्रिंक होता है उतना आपका बेटर आर्किटेक्चर होता जाता है, आपका बेटर क्लॉक स्पीड्स आपको नेक्स्ट जनरेशन में मिल सकती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपका फर्स्ट जनरेशन में आपको बूस्ट क्लॉक मिलता था 3.2 गीगाहर्ट्ज का मिलता था बूस्ट क्लॉक, क्योंकि वो 14 नैनोमीटर पे था, इसके लिए आपको इतना बूस्ट क्लॉक मिलता था। बट जैसे ही वो 12 नैनोमीटर पे आया आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट मिलता था। वो आपका 12 नैनोमीटर पे था, प्लस आपका जेन का रिफ्रेश्ड वर्जन था जिसको बोला गया था जेन प्लस आर्किटेक्चर। हालांकि जेन और जेन प्लस में इतना डिफरेंस नहीं था, एज कंपेयर टू प्रोडक्टिविटी में इतना खास मेजर डिफरेंस नहीं था। बट जैसे ही आपका जेन 3 आर्किटेक्चर आया आपको 10% इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, क्योंकि वो 7 नैनोमीटर पे था। आजकल के आप सीपीयूज जो आप देखोगे वो आपको मिलेंगे 4.7 गीगाहर्ट्ज पे, जो कि 3950X का जो सबसे ताकतवर सीपीयू है, जो सबसे पावरफुल सीपीयू है, वो आपके इस लेवल पे आ जाएगा कि 4.7 गीगाहर्ट्ज वो टच कर सकता है, 3900X तक 4.6 गीगाहर्ट्ज पहुंचा सकता है। तो आर्किटेक्चर चेंज से ये भी एक फ़ायदा है कि आपको बूस्ट क्लॉक अच्छी मिलेगी, और साथ ही साथ ये एक और चेंज इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो रहता है आर्किटेक्चर चेंज में, आपका पहले अभी जो राइजन का जेन 3 आर्किटेक्चर है वो एक चिपलेट डिज़ाइन होता था, बट अभी जो जेन 3 आर्किटेक्चर या 3rd जेन एपीयूज है उनमें आपको एक चिपलेट डिज़ाइन होएगा मिलेगा। तो ये भी आप एक आर्किटेक्चरल चेंज बोल सकते हो जो कि आपको बेटर परफॉर्मेंस गेन करेगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट से मेरा मतलब है, मैं बात करने वाला हूँ आईपीसी के ऊपर। आईपीसी आपकी क्या हो सकती है? आईपीसी आपकी परफॉर्मेंस को गेन करती है वाया बूस्ट क्लॉक्स, और आपकी जो कैश मेमोरी रहती है जो स्टोर होती है, कैश मेमोरी जो आपकी रहती है वो आपको कैश मेमोरी से L3 और L2 कैश, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी 7-zip मैनेजर में जो आपका कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन प्रोसेस होता है उसको फास्ट प्रोसेस कर सकता है। आपने देखा होगा कि ये CPU 1 गीगाहर्ट्ज पे कंप्रेस कर सकता है, ये CPU 1.5 गीगाहर्ट्ज पे कंप्रेस कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस Zen 3 आर्किटेक्चर में आपकी आईपीसी मैसिवली बढ़ी हुई है। मैसिवली इसके लिए क्योंकि इसमें आपका एक तो पहली बात तो नोड काम में आता है, फिर आपका बूस्ट क्लॉक काम का आता है, और फिर आपके इसमें आर्किटेक्चर भी काम आता है। तो इन शॉर्ट इसमें तीनों का मिला के आपको आईपीसी के भी एक फैक्टर बन सकता है कि आपका कितना बेटर परफॉर्म कर सकता है सीपीयू। जो आपका डीकम्प्रेशन और कंप्रेशन है, आपने देखा होगा इसमें 32 MB लेवल 3 कैश है, इसमें 73 MB लेवल 3 कैश है। तो वो चीज़ में भी आपको AMD राइजन इंटेल को हरा सकता है। इंटेल राइजन से स्लो है एज कम्पेयर टू प्रोडक्टिविटी टास्क, भले ही वो गेमिंग में परफॉर्मेंस अच्छा करता हो, बट इसके लिए वो परफॉर्म अच्छा करता है क्योंकि अभी तक मोस्ट ऑफ द टाइटल्स इंटेल के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि अभी राइजन 3 साल पहले आया था। तो आजकल अभी लोग राइजन की भी जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं जितनी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो उसके हिसाब से भी गेम्स डेवलप होते जा रहे हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो बैटलफील्ड 5 में इंटेल से अच्छा AMD परफॉर्म करता है। अभी मैं क्या, आप बोलोगे कि भाई इतना समझाया बट फिर भी क्या हाई कोर काउंट CPU लेना वर्थ है? तो मैं बोलूँगा यस, अभी भी हाई कोर काउंट CPU लेना वर्थ है, बट करंट जनरेशन का अगर लो तो हाई कोर काउंट CPU वर्थ है। अगर आप समझो, अगर 2950X आप ले रहे हो जो कि एक 1950X थ्रेडरिपर का सक्सेसर है, तो वो भी वर्थ है, बट इतना नहीं कि आपका
जो 3950X है वो भी उससे एक्सपेंसिव या उससे उसके जितना ही आता है। तो अगर आपको सर्वर ग्रेड बनाना है तो 2950X लो, हाई कोर काउंट लेना है तो आप 3950X लो, या सॉरी मेन स्ट्रीम का लेना है तो 3950X लो। बट 3950X मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा क्योंकि वो एक नया आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और अगर आपको गेमिंग भी करनी है तो नया आर्किटेक्चर हमेशा आपको बेनिफिट करता है रैदर दैन 2950X। 2950X आप ले सकते हो, वो 3900X से पावरफुल है, बट ओनली फॉर प्रोडक्टिविटी टास्क लाइक प्रीमियर प्रो में रेंडर करना, ब्लेंडर चलाना, ये सब कामों के लिए आपका 1950X या 2950X आ सकता है। अब देखिए तो 1950X और 10900K का देखें तो वो अराउंड आपको 1950X जो है वो आपका AMD की तरफ से फर्स्ट जनरेशन थ्रेडरिपर था। वो आपका जो है वो 10900K जो कि इंटेल का 14 नैनोमीटर प्लस 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 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। पता नहीं इंटेल कब 10 नैनोमीटर पे शिफ्ट होगा, बट दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। तो 10900K को वो आराम से उसके लेवल तक पहुंचा सकता है। जो दोनों का रफली अगर एवरेज स्कोर पकड़ो सिनेबेंच R20 में तो रफली 6000 पॉइंट्स आता है। अभी जो है कि आपका जो 3700X है ये आपके 1950X के परफॉर्मेंस की लेवल दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि आपका इसमें आर्किटेक्चर चेंज हुआ है, इसमें आपकी बेटर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई है। और तो और इसमें इसके बाद बात किया जा रहा है कि इसमें आपको 15% तक की IPC गेन देखने को मिलेगी इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक, या फिर आपको इसमें 15% का इम्प्रूवमेंट जो आपको समझ में है, बट दोनों का एक ही मतलब है। आपको अराउंड 15 to 20% तक की इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो 3700X जो कि रफली अराउंड 5000 स्कोर करता था, तो अगर 3700X या फिर 4700G जो आपका है 4000 ये थर्ड जेन APU, वो दोनों स्कोर करते हैं अराउंड 5000 सिनेबेंच का स्कोर पॉइंट। दो अभी जो आपके इसमें अगर इम्प्रूवमेंट इसमें किया है 7 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर पे शायद अगर AMD जाए, और अगर नहीं भी जाए बट स्क्रैच से ये लोग ने काम किया हुआ है, तो 15% की अगर IPC गेन भी मिलती है तो अराउंड 10900K जो कि एक 10 कोर CPU है उसके तक की लेवल की परफॉर्मेंस कर सकता है। ये देखा है हम लोग ने कि जैसे आपका 9900K था वो भी उसके लेवल की तक की गेमिंग की परफॉर्मेंस आ सकती थी आपकी 3700X में। क्यों आती थी? क्योंकि इसमें आपकी बेटर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई थी एज कंपेयर टू इंटेल। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और मैं दे सकता हूँ कि आपका जो है ये 10980XE जो कि एक सर्वर ग्रेड परफॉर्मेंस CPU है, वो आता है एक 18 कोर CPU के साथ, 18 कोर 32 थ्रेड का CPU। मैं बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, लिख के क्या, इट हैज बीन प्रूव्ड 3950X उससे सस्ता आता है और उसको बीट करता है। एंड 10980XE एंड 9980XE में कोई डिफरेंस नहीं है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है क्योंकि नोड इतना श्रिंक हुआ ही नहीं है, नोड श्रिंक नहीं हुआ है, उनकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, आर्किटेक्चर वही है, आर्किटेक्चर फिलहाल चेंज किया उन लोग ने, बट जो आपका 10980XE है वो वीक है 3950X से। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ थोड़े बजट ओरिएंटेड लोगों के लिए। बजट ओरिएंटेड लोगों के लिए मैं गेमिंग के सेंस में बात कर रहा हूँ कि क्योंकि गेमिंग के लिए आपको कभी भी हाई कोर काउंट CPU नहीं चाहिए। यू मे वर्क विद अ लो कोर काउंट CPU लाइक 6 कोर 6 थ्रेड, 4 कोर 8 थ्रेड, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आप भी काम कर सकते हो। 6 कोर 12 थ्रेड खैर प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा है, बट अगर आपको कभी ऐसे 6 कोर 6 थ्रेड या 8 कोर 8 थ्रेड का CPU मिले विदाउट ओवर क्लॉक, विदाउट हाइपर थ्रेडिंग, तो प्लीज़ उसको मत लेना।
क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसमें पहली बात तो आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको कम मिलती है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस इसके लिए कम मिलती है क्योंकि आपकी जो कम रहती है। हाइपर थ्रेडिंग की वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो स्मूथनेस रहती है वो कम हो जाती है। आप इसको ये प्रोडक्टिविटी टास्क में भी कंपेयर कर सकते हो कि जो 9700K था वो भी 3600 की परफॉर्मेंस देता था। क्योंकि उसमें आज सिर्फ 8 कोर 8 थ्रेड है, बट 3600 में तो 6 कोर 12 थ्रेड है। तो क्योंकि इसमें हाइपर थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो इसके लिए आपके टास्क जल्दी और स्मूथली हो सकते हैं, एफिशिएंटली कंप्लीट हो सकते हैं। आपको कभी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, आपको कंसिस्टेंट फ्रेम्स मिलेंगे। हाँ, बट अगर आपको कभी AMD के साइड में आपको FPS कम देखने को मिले वो चलेगा, बट आपको वो कंसिस्टेंट FPS देखने को मिलेंगे और आपको स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।